Good morning, students of BSc Part First. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका सेकंड पेपर है, आज हम उसके लेक्चर 8 को यानी 8वां लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में इस फर्स्ट यूनिट में हम 7 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें हम डाइवर्जेंस करा चुके हैं, ग्रेडियंट करा चुके हैं और तीसरा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कर्ल। ये इसका लास्ट आर्टिकल है इस यूनिट का और इस आर्टिकल के बाद ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन यानी सदिश क्षेत्र का कर्ल पढ़ेंगे। सदिश क्षेत्र का कर्ल पढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन या परिसंचरण किसे कहते हैं। सर्कुलर या परिसंचरण पढ़ने से पहले मे भी आप लोग सभी जानते होंगे, लाइन इंटीग्रल के बारे में आप रेखा समाकलन के बारे में जानते हैं। रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल आप छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हो। यहाँ हम किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन ज्ञात करेंगे और वह भी बंद पथ पर, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है। ये लाइन इंटीग्रल हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का निकाल रहे हैं और वह जो है किस बिंदु पर निकालने हैं, पी बिंदु पर निकाल रहे हैं, जो उसके चारों ओर का जो पाथ है, ये आपको पाथ दिखाई दे रहा है, साइक्लिक पाथ है उसका, कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। तो लाइन इंटीग्रल आपको निकालना है क्लोज्ड पाथ पर। तो बंद पथ पर हम यदि क्लोज्ड पाथ पर यदि हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते हैं। पहले हम इसका निकालेंगे लाइन इंटीग्रल यहाँ निकाला हमने, प्लस इसका निकाला, प्लस इसका निकाला और प्लस इसका निकाला। ये कहलाता है हमारा टोटल बंद पथ पर लाइन इंटीग्रल। तो ये लाइन इंटीग्रल जो है इसको हम गामा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सो लाइन इंटीग्रल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज नोन एज सर्कुलेशन या परिसंचरण कहते हैं। अब जब हम किसी भी क्लोज्ड पाथ पर लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि उसके द्वारा जो क्षेत्रफल कवर हो रहा है, यानी ये जो डीए क्षेत्रफल है, ये जो पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल है आपका एरिया है, उस एरिया की वैल्यू कितनी है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि इसका ओरिएंटेशन कैसा है, ये इसका झुकाव कैसा है। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन चेंज करते ही इसकी वैल्यू जो है लाइन इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो द वैल्यू ऑफ द सर्कुलेशन और परिसंचरण डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ, राइट। या जिसे ओरिएंटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अभिविन्यास, उस पर निर्भर करता है। अब यदि हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। लेकिन एक ऐसी दिशा में यदि हम इसको निकाल लें जहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आ जाती है, राइट, यानी द ओरिएंटेशन ऑफ द क्लोज्ड पाथ, साइक्लिक क्लोज्ड पाथ इज इन सच अ वे that we get the maximum value of circulation, then this value is needed to calculate the curl of a vector function। यानी यदि सदिश क्षेत्र का कर्ल हमको ज्ञात करना है तो हमें इस सर्कुलेशन की मैक्सिमम वैल्यू की आवश्यकता होती है। यानी हमें इसको ऐसी दिशा में रखना होगा जहां आपको इस ओरिएंटेशन की वैल्यू, ये सर्कुलेशन की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाए, मैक्सिमम प्राप्त हो जाए। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ओरिएंटेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन। इसका जो पाथ का ओरिएंटेशन है उसको हम चेंज करके हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसका कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ये तो हो गई परिसंचरण की डेफिनेशन। यहाँ तक हमने पढ़ा कि सर्कुलेशन या परिसंचरण किसे कहते हैं। अब इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन यानी सदिश क्षेत्र का कर्ल किसे कहते हैं। सदिश क्षेत्र का कर्ल एक सदिश राशि प्राप्त होता है। ध्यान रखना ये बात
कि किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल एक सदिश राशि प्राप्त होता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी अदिश क्षेत्र का यदि हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो सदिश प्राप्त होता है। ऐसे ही यदि किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो स्केलर प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी कर्ल का सदिश क्षेत्र का कर्ल ज्ञात करेंगे तो हमें वेक्टर प्राप्त होगा। इसीलिए जैसा कि बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कर्ल ए के साथ हमने यूनिट वेक्टर एन लगा रखा है, यानी ये यूनिट वेक्टर एन हमें बताएगा कि कर्ल ए की दिशा क्या है, राइट। अब ये कर्ल ए किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द, यहाँ से हमने, ये क्या है हमारा बच्चों? ये है सर्कुलेशन, मैक्सिमम सर्कुलेशन की वैल्यू है, यानी बंद पथ पर लाइन इंटीग्रल, और उसकी भी कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। यानी यदि हम सर्कुलेशन को यानी अधिकतम परिसंचरण को उसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, और वो एरिया कैसा होना चाहिए? दिस एरिया टेंड्स टू 0, देन दिस इज कॉल्ड एज कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, डेफिनेशन बोलने से पहले मैं इसको वापस से समझा देती हूँ कि जो मैक्सिमम परिसंचरण है उसको यदि हम उसके द्वारा जो एरिया कवर्ड है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? उस कर्ल का, सदिश क्षेत्र का कर्ल प्राप्त होता है, और यह एक सदिश राशि है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा आ गई, सदिश फलन के बंद पथ पर रेखा समाकलन को परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण का मान परिबद्ध क्षेत्रफल के एक निश्चित दिशा में अधिकतम प्राप्त होता है। इस स्थिति में महत्तम रेखा समाकलन व परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात को सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं, और ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल का मान क्या होना चाहिए? टेंड्स टू 0, यानी अल्पांश होना चाहिए। और यू कैन से द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल of a vector field along a closed path having small surface element per unit area is equal to the curl of the vector field. It is also equal to the vector product of del operator and the vector field A. यानी कर्ल ए को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल क्रॉस ए। यानी ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रूव करेंगे कि कर्ल ए डेल क्रॉस ए के यानी वेक्टर फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर कैसे आता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, कर्ल का भौतिक महत्व। किसी सदिश के परिसंचरण या घूर्णन या रोटेशन जिसको हम बोलते हैं को कर्ल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी ये किस पर डिपेंड करता है? ये उसके रोटेशन पर डिपेंड करता है। अब ये जो रोटेशन की वैल्यू है ना, परिसंचरण की वैल्यू है, ये अघूर्णी क्षेत्र हो यदि, यानी इररोटेशनल फील्ड हो, यदि इररोटेशनल फील्ड हैं तो कर्ल का मान 0 आता है। इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस पर एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस पर आप इम्पॉर्टेंट का निशान लगा लें, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कर्ल का, जिस पर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि यदि हमारी इररोटेशनल फील्ड है यानी अघूर्णी क्षेत्र है तो कर्ल का मान हमेशा उसका 0 आएगा। जैसे कैसी है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसी होती है? अघूर्णी क्षेत्र होता है, तो कर्ल ई का मान हमेशा कैसा आता है? 0 आता है। अब नाउ एज वी नो ई बराबर क्या होता है? माइनस ग्रेड फाई। सो कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0, अर्थात प्रत्येक अदिश राशि के ग्रेडियंट का कर्ल सदैव 0 आता है। तो कई बार आपके पास एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कम्स आउट टू बी 0। तो आप वहाँ पर ये एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रूव कर सकते हैं कि हाउ विल वी यू गेट द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज इक्वल टू 0, अर्थात प्रत्येक अदिश राशि के
ग्रेड का कर्ल सदैव शून्य आता है। तो ये है आपका रिजल्ट अघूर्णन क्षेत्र। और यदि आपका क्षेत्र कैसा है, घूर्णीय क्षेत्र है, अघूर्णीय नहीं है यानी रोटेशनल फील्ड है, तो कर्ल ए का मान नॉन ज़ीरो आएगा। यानी यदि कर्ल ए का मान नॉन ज़ीरो आ रहा है तो ऐसे सदिश क्षेत्र को हम रोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं, यानी घूर्णी सदिश क्षेत्र कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यदि किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल ज़ीरो आ रहा है तो इट मीन्स वह अघूर्णीय सदिश क्षेत्र है, यानी इररोटेशनल वेक्टर फील्ड है। और यदि उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है, यानी इफ़ वी गेट सम वैल्यू, देन सच टाइप ऑफ वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड एज द रोटेशनल फील्ड। तो कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि हाउ कैन यू से द गिवन वेक्टर फील्ड इज रोटेशनल और इररोटेशनल। तो आपका आंसर क्या होगा, बाय कैलकुलेटिंग द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड वी कैन चेक whether the field is rotational or irrotational. If the curl is 0, then the field is irrotational, and if the curl is the value of curl of that vector field is non-zero, then the field is rotational vector field. तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कार्तीय निर्देशांकों में सदिश का कर्ल क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कर्ल ए बराबर होता है डेल क्रॉस ए, तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि कर्ल ए बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड द वेक्टर फील्ड ए। थैंक यू।